हेलो दोस्तों, मैं तिवारी सर आपके चैनल तिवारी सर केमिस्ट्री वाला में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। तो बच्चों, मुझे आशा है कि आप सभी लोग बोर्ड परीक्षा की तैयारी लगन के साथ कर रहे होंगे। तो इसी तरह मेहनत करते रहिए और अपने चैनल के साथ जुड़कर जो भी नए नए वीडियोज आ रहे हैं उनको देखते रहिए और उनसे लाभ उठाते रहिए। साथ ही साथ बच्चों, आप अपने वीडियोस को लाइक नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी किया करिए, जिससे कि हमारा मनोबल बढ़े और मैं और भी अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए बनाऊं और उसका लाभ आपको प्राप्त हो। तो बच्चों, आज हम लोग विलियन के चैप्टर में अणुसंख्य गुणधर्म का अंतिम हेडिंग से संबंधित बातचीत करेंगे। और आज का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है बच्चों। इस बार की बोर्ड परीक्षा में ये प्रश्न 99% संभावित है आ सकता है, इसलिए प्लीज आप सभी लोग ब्लैक बोर्ड की तरफ ध्यान देंगे। तो बच्चों, आज का प्रश्न है, परासरण दाब किसे कहते हैं। आज का प्रश्न है बच्चों, परासरण दाब किसे कहते हैं। इसके पहले के वीडियो में आपने देखा बच्चों की परासरण क्रिया को हम लोग समझने का प्रयास किए, जहां पर हम लोगों को ये पता चला बच्चों कि जब विलायक के मॉलिक्यूल्स अर्धपारगम्य झिल्ली की सहायता से विलयन के क्षेत्र में जाने लगते हैं बच्चों, तो इस घटना को परासरण कहते हैं। तो परासरण घटना को होने के लिए अर्धपारगम्य झिल्ली का होना अति आवश्यक है। इसके बारे में आपने पहले से ही पढ़ रखा है। आइए उस जानकारी को एक बार हम लोग रिवीजन करते हैं। देखिए, यहाँ पे हमने परासरण क्रिया को दर्शाने वाला चित्र बनाया। इसमें देखिए बच्चों, ये पहला पात्र है, ये दूसरा पात्र है। पहले पात्र में विलायक लिया गया, दूसरे पात्र में विलयन लिया गया। दोनों पात्रों के बीच में एक अर्धपारगम्य झिल्ली, जिसको सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कहते हैं बच्चों, एसपीएम लिखा हुआ है, लगाया गया है। जैसे ही आप इन दोनों प्रकार के विलयनों को अर्धपारगम्य झिल्ली से अलग करते हैं बच्चों, तो ये देखा गया कि जो विलायक के मॉलिक्यूल्स हैं वो विलयन के क्षेत्र में जाने लगते हैं, अर्थात परासरण घटना प्रारंभ हो जाती है। तो इस आधार पर देखो बच्चों, यहाँ पर एक बात हम लोग लिख सकते हैं कि पहले पात्र में जो विलयन है वह केवल विलायक से बना हुआ है, तो इनकी सांद्रता कम होगी। और दूसरे पात्र में जो विलयन है बच्चों, इनकी सांद्रता अधिक होगी। तो यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि विलायक के मॉलिक्यूल्स कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की तरफ जा रहे हैं या अधिक से कम की तरफ जा रहे हैं, तो बच्चों जैसा कि चित्र में आपको दिखाई दे रहा होगा, विलायक के जो मॉलिक्यूल्स हैं बच्चों, वो कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की तरफ जा रहे हैं। और इसी बात को हम लोग परिभाषा में व्यक्त करते हैं। आइए अब हम लोग परासरण दाब के बारे में जानकारी करते हैं, जो आज का हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों। तो परासरण दाब किसे कहते हैं, परासरण दाब किसे कहते हैं बच्चों। तो देखो, यहाँ पर हमने एक दूसरा चित्र बनाया है परासरण दाब को समझने के लिए। देखिए बच्चों, जब किसी पात्र में परासरण क्रिया हो रही हो, तो अब यहाँ पे एक सोचने वाली बात है कि क्या हम परासरण क्रिया को रोक सकते हैं। तो हमारा मन कहता है कि परासरण क्रिया को हम रोक सकते हैं। तो इसका जवाब ये है बच्चों, साइंस कहता है कि हम परासरण क्रिया को रोक सकते हैं, लेकिन प्रश्न उठता है कैसे। तो उसको समझने के लिए आप चित्र की तरफ ध्यान दो। अगर आप विलयन की तरफ कोई एक ऐसा बाहरी दाब लगाइए जो कि विलयन में आने वाले विलायक के अणुओं को विलयन की तरफ आने से रोक दे बच्चों, तो ऐसे
बाह्य दाब को, ऐसे बाहरी दाब को बच्चों परासरण दाब कहा जाता है, जिसे आप पाई से निरूपित करते हैं। तो परासरण दाब क्या है बच्चों? परासरण दाब विलयन की तरफ लगाया गया हुआ बाहरी दाब है, जो कि परासरण क्रिया को रोकने के लिए आवश्यक होता है। अर्थात इसको हम लोग इस तरह भी कह सकते हैं कि परासरण क्रिया को रोकने के लिए विलयन की तरफ से लगाया गया बाहरी दाब परासरण दाब कहलाता है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आप इनको परिभाषित कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ लिखा भी गया है। परासरण क्रिया को रोकने के लिए विलयन की तरफ से लगाया गया, विलयन की तरफ से लगाया गया, या आप कह सकते हैं विलयन पर लगाया गया, विलयन पर लगाया गया, विलयन पर लगाया गया पर लगाया गया बाहरी दाब, विलयन पर लगाया गया बाहरी दाब परासरण दाब बच्चों कहलाता है। अगला पॉइंट ये आता है बच्चों कि परासरण दाब को किससे प्रेजेंट करते हैं। तो बच्चों आपको पता होना चाहिए कि जो परासरण दाब है ना, इसको पाई से यहाँ प्रेजेंट किया गया है। तो ये ध्यान रखिए, परासरण दाब को पाई से निरूपित करते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों। करते हैं। अब अगला यहाँ से प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि परासरण दाब का सूत्र प्राप्त करो। क्या पूछा जाएगा बच्चों? परासरण दाब का सूत्र प्राप्त करो। तो आइए बच्चों, परासरण दाब के सूत्र कैसे प्राप्त किए जाते हैं इसकी जानकारी करते हैं। देखो बच्चों, जो परासरण दाब होता है ना, यह दो बातों पर निर्भर करता है। किसी भी विलयन पर लगने वाला जो परासरण दाब है, यह दो बातों पर निर्भर करता है। परासरण दाब अर्थात पाई विलयन की सांद्रता के समानुपाती होता है, कि सांद्रता के समानुपाती होता है बच्चों। अर्थात अगर किसी विलयन की सांद्रता बढ़ रही है तो उसका परासरण दाब भी बढ़ेगा। अब इस बात को अगर हम लोग आंकिक रूप से लिखना चाहें तो जैसा कि आप जानते हैं कि परासरण दाब का प्रतीक पाई होता है और सांद्रता का प्रतीक सी होता है, तो इसको हम लोग यह प्रोपोर्शनल सी लिख सकते हैं। इसी तरह बच्चों, जो परासरण दाब है ना, जो परासरण दाब है वह ताप के समानुपाती होता है। इस बात को हम लोग इस तरह लिख सकते हैं, पाई प्रोपोर्शनल टी। अब जैसा कि आप देख रहे हैं, दोनों समीकरण में परासरण दाब की ही बात हो रही है। तो अगर हम लोग समीकरण 1 और 2 को आपस में मिला दें तो लिखेंगे बच्चों, समीकरण 1 और 2 से आपको सूत्र मिल जाएगा, पाई प्रोपोर्शनल सी इंटू टी, पाई बराबर आर इंटू सी इंटू टी,
यहाँ पे बच्चों जो नियतांक है वो यस का प्रयोग किया जा सकता है और यस बराबर आर होता है आदर्श गैस नियतांक और विलयन नियतांक दोनों बराबर है। तो इसको हम लोग बच्चों पाई बराबर CST लिख सकते हैं या पाई बराबर CRT लिख सकते हैं। दोनों परासरण दाब के ही सूत्र हैं बच्चों। ये जो समीकरण 3 आया है इसी समीकरण 3 को बच्चों बोलते हैं, समीकरण 3 को परासरण दाब का सूत्र बोलते हैं। ठीक है बच्चों, इस सूत्र में जो यस है बच्चों उसको हम लोग विलयन नियतांक बोलते हैं या विलयन स्थिरांक भी बोलते हैं, जिसका मान गैस नियतांक के बराबर ही होता है। ठीक है बच्चों, तो परासरण दाब से संबंधित जो प्रश्न है वह आज हम लोगों ने पढ़ लिया। आज आपके विलयन से संबंधित जो मुख्य प्रश्न थे उनका समापन हो चुका है। अगले दिन हम लोग नए चैप्टर के साथ नए वीडियोज के साथ फिर उपस्थित होंगे। यदि आप लोगों को आज का यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर करिए और अपने चैनल के साथ इसी प्रकार बने रहिए। धन्यवाद।